वेलकम बैक। और आज की उसमें बात करने वाले क्लास 10 साइंस टर्म टू बोर्ड पेपर के बारे में। और ये मेरे पास सेट फर्स्ट है और आपके काफी ज्यादा कमेंट आए थे मेरे पास कि जो है बोर्ड पेपर सोल्व करा दो। तो आज मैं बोर्ड पेपर सोल्व कराने वाला हूँ। कंप्लीट इसका सोल्यूशन करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में से लगते हैं, या कोई अगर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड में चला जाता है तो क्या वो 95% स्कोर कर लेगा या नहीं। तो वो भी चीज डिस्कस करते हैं। और ये आपका 40 मार्क्स का ठीक है ये पेपर था और ये आपको 2 घंटे में करना था, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे और इंटरनल चॉइसेस में गिवन थी। तो देखते हैं बोर्ड का पेपर कैसा था, एनालाइज करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, सेक्शन ए, जो कि आपके ठीक है 2 मार्क ईच ये आपका क्वेश्चन था। एक चीज और गाइस, अगर आपके कोई चैप्टर या कोई टॉपिक अगर आपका कट गया है तो आप वो लीव कर सकते हैं। ये मैं पूरा पेपर कंप्लीट सोल्व कराऊंगा। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है ठीक है ये 2 नंबर का है और ये आपका प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एलिमेंट से ये वाला आपका क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाई ऑल्दो द न्यूक्लियर चार्ज इन एटम इंक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मूविंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम बट द साइज ऑफ द एटम इज नॉट वेरी। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जो एटम है ठीक है उसका साइज वेरी नहीं करता है, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लेफ्ट टू राइट जोन जाते हैं तब भी इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाते हैं तब भी इंक्रीज होता है। बट साइज जो होता है वो एटम का वो क्यों वेरी नहीं करता, क्योंकि जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज होता है ना वो डिक्रीज होता है। एटम का साइज जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन बताना बस हमें। ठीक है, इसके पीछे का रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहती हैं या नंबर ऑफ ऑक्टेट जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो साइज होता है ना वो आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज, ठीक है, बट सेल रिमेन सेम। ठीक है, बस ये आपको सेम चीज लिख दी। ठीक है, तो जो आपकी जो शेल है वो रिमेन से, बट जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो एक शेल आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको आंसर में लिखना था, यही एक रीजन था। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो एक्टिविटी है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैप्टर में। अगर जो बच्चा ये वाली एक्टिविटी करके चला जाता वो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये करनी कैसे है। एज शोन इन द डायग्राम, एज एल्यूमिनियम रोड ए बी इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन द 2 पोल्स। तो 2 पोल्स हैं जिसके बीच में एक ए बी रोड है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, द रोड इज कनेक्टेड विद द सीरीज विद द बैटरी एंड द की। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका डायग्राम है, एक्टिविटी है, तो ये नॉर्थ से साउथ इस तरीके से जा रही है और ये आपकी रोड जो है इस तरीके से सस्पेंडेड है। ठीक है, ये आपकी रोड है और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ए बी आपकी रोड है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं जो आपका ए पार्ट है इसमें हमें रीजन दे रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द करंट इज पास थ्रू द एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए करंट जा रहा है। ओके, लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाना है, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि लेफ्ट हैंड रूल क्या है। यहाँ पर ये फोर्स होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपका करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी नॉर्थ टू साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका करंट जा रहा है। ठीक है, बी टू ए, तो आपकी फोर्स किससे रहेगी, आगे की तरफ। तो ये जो रोड होगी वो उसको इस तरीके से पुश कर देगा, मतलब अगर ये रोड है तो इसको इस तरीके से पुश कर देगा। दैट इज ये आपकी इस तरीके से मूव होने लगी क्लॉकवाइज। तो क्या ऑब्जर्व हुआ, रोड विल मूव आइदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ ही लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट चेंज ऑब्जर्व इन अ सिचुएशन व्हेन द एक्सिस ऑफ अ रोड ए बी इज मूव्ड एंड अलाइंग पैरेलल। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड के इन्होंने पैरेलल रखा गया, तो इस रोड को इस ऐसा ना रख के इन्होंने नॉर्थ टू साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और रोड को ऐसे रख दिया यहाँ पर ए बी। आप सभी को पता है कि लेफ्ट हैंड रूल तभी वैलिड करता है, फोर्स तभी लगते हैं जब आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, आपका आइदर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर करंट के बीच में। तो यहाँ पर तो 0 डिग्री का एंगल है तो नो फोर्स। ठीक है, नो फोर्स और नो चेंज, कुछ भी और ले सकते हैं। तो यहाँ पर ना तो कोई फोर्स रहेगा ना कोई चेंज होगा। नेक्स्ट बात है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी ओके दैट हैज बोथ। और वाला है तो यहाँ पर मतलब चॉइस है, इंटरनल चॉइस यहाँ पर काफी अच्छी थी। और एनसीईआरटी क्वेश्चन ऊपर वाला भी एनसीईआरटी का, नीचे वाला भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड वाला, बार मैग्नेट वाला, जिसमें
ये एनसीईआरटी में आपने डायग्राम देखा ये वाला, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये वाला, तो इसी पर ही बेस्ड है। ये बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बहुत है। डायरेक्शन कैसे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये आपका ये भी चीज प्रूव हुई। एंड हैज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड की जो ये फील्ड लाइंस होती हैं, जहां तक ये फील्ड लाइन जा रही हैं, जो इन फील्ड लाइंस की वैल्यू होगी वहीं तक ये रिपेल और अट्रैक्ट करती हैं। तो ये चीज यहाँ पर डायग्राम बनाकर आपको यहाँ पर बताया जाता। थर्ड वाला पार्ट है यूजिंग हाइट, टॉलनेस, रफनेस ऑफ अ प्लांट एज एन एग्जाम्पल शो दैट जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो आपने वो कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी वाला, ठीक है, ये आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में देखा होगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है। इनके आपस में F1 जनरेशन बनाई थी, फिर F2 जनरेशन बनाई थी, जिसमें आपस में वहां पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, जहाँ पे आपका 3:1 वाला वो वहां पर आपको मिल जाता। मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में से ये वाला हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आपका एनसीईआरटी में से अगर आप जाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ये आपको कंप्लीट डायग्राम वहां पर बना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये और वाला पार्ट है। इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कलर एंड व्हाइट कलर फ्लावर व्हेन प्लांट विद रेड कलर फ्लावर F1 जनरेशन सेल्फ पोलिनेटेड एंड F2 जनरेशन वर ऑब्टेन्ड इन विच 75% ऑफ प्लांट वर विद रेड फ्लावर। सेम चीज आपको इसमें भी करनी थी, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्लो डायग्राम्स बनाना था, रेशियो बताया था, सेम 3:1 वाला यहाँ पर आपको चीजें मिलेगी, जिसमें आपका एक तो रेड होना था और एक क्या होना था, व्हाइट। तो रेड और व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इनकी क्रॉस कराओगे F1 जनरेशन फिर F2 जनरेशन बनेगी 3:1, सेम इसी तरीके से आ जाएगा। आप एन साइड में जाओगे तो आपको वॉयलेट और व्हाइट वाला जो केस मिलेगा वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना था, ठीक है। तो ये आपका फ्लो डायग्राम यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैज लीड टू द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब जब हमारी लाइफ में जो इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, हम लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वेस्ट मटेरियल का जो अमाउंट हो रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब आप कहीं दुकान पर जाओगे, वहां पर आपने सामान लिया है तो वो आपको प्लास्टिक बैग्स देते हैं, थैला देते हैं रखने के लिए, पॉलीथीन देते हैं, और मॉडर्नाइज चीजें हो रही हैं। हर तरफ जब प्लास्टिक का यूज हो रहा है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज आ रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और मैंने भी यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक, पॉलीथीन, प्लेट से जो यूज हो रही है, ये डेली लाइफ में जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, और जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और इनको इनकी प्लेस पर जूट बैग हम यूज कर सकते हैं और पेपर बैग यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए सही चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओवरऑल पार्ट है, द चेंज इन पैकेजिंग हैज रिजल्ट इन वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो पैकेजिंग में जो भी चेंज आया, पहले क्या थी वो पैकेजिंग क्या थी, जैसे आप कुछ सामान ले जाते तो आपको जो है दुकानदार जो है कागज में लगाकर चीजें दे देता था, अखबारें पैक करके दे देता था। बट आजकल आप बड़े बड़े मॉल्स पे जाओगे तो पॉलीथीन वगैरह यूज होने लगी हैं, या प्लास्टिक बड़े बड़े बैग्स यूज होने लगे हैं। पॉलीथीन वगैरह मेनली हर जगह यूज होने लगी है, जो कि खराब है। अब इनकी जगह हमें क्या करना चाहिए, या तो आपके पेपर बैग यूज हो, ठीक है, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो रिसाइकिल सही से हो जाता है एज कंपेयर टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। सिक्स बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा एंड बाइनरी फ्यूजन इन लेशमानिया। तो बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा और बाइनरी फ्यूजन इन लेशमानिया, इसमें हमें डिफरेंस पता करना है। इन बाइनरी फ्यूजन स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल जो होते हैं वो स्प्लिट होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे ये है। अब आप बाद में क्या होगा, ये डॉटर सेल बन जाती है इनकी, ठीक है, इस तरीके से। और बाद में क्या होता है, ये टू इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो जाता है। पर इन लेशमानिया बाइनरी फ्यूजन अकर इन द डेफिनेट ओरिएंटेशन लाइक द वेब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके की इस तरीके का ओरिएंटेशन होता है, तो जो कि इस तरीके से उनका बाइनरी फ्यूजन अकर होता है लेशमानिया में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मलेरिया पैरासाइट। इसका भी मैंने ऑलरेडी आंसर यहाँ पर ठीक है पिंक कर रखा है, आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है मल्टीपल फ्यूजन होता है इनमें, प्लाज्मोडियम में। बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज होती हैं, बाइनरी फ्यूजन में खाली 2 कॉपीज बनती हैं, जिसमें 2 टोटल सेल होते हैं। इन विच द सिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड द मल्टीपल टाइम्स सराउंड इटसेल्फ बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म।
लेटर द मेम्ब्रेन फॉर्म्ड अराउंड द ईच न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हो जाती है, और कुछ फेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है, मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, और वहां से जो न्यूक्लियस हैं ग्रो हो जाते हैं। मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, मल्टीपल फ्यूजन का, और अमीबा में क्या था, बाइनरी फ्यूजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेवंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कार्बन कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला। ये यहाँ पर आपके 5 मोलिकुलर फॉर्मूलाज हैं, इनके अकॉर्डिंग आपके नीचे ABCD ये क्वेश्चन के सब पार्ट दे रखे हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। पहला सब पार्ट क्या बोलता है, ए पार्ट, स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H6। तो ये C3 हम बना लेते हैं, और ये बोला डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर हम एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो लगा ही लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको थोड़ा सा इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब हाइड्रोजन एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 हमें हाइड्रोजन चाहिए, 3 हमें कार्बन चाहिए, तो कितने बॉन्ड चाहिए हमें, एक डबल बॉन्ड चाहिए C3H6 में, तो ओनली 1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6 बिलोंग। तो होमोलोगस सीरीज आपको पता होगा, नहीं पता मैं बताया, तो जिसमें CH2 डिफर हो, मतलब आगे की जो सीरीज होती है, मीथ ईथ प्रोब्यूट पेंटेक्स, ये जितनी भी सीरीज होती है, इनमें CH2 का डिफरेंस हो। अब इसको CH2 माइनस करते चले जाते हैं, तो C3H4 और C2H2। अब एक और C माइनस कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 माइनस करने पड़ेंगे, तो अब हम नहीं करेंगे, तो ये C2H2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर C2H2 लिख देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड फॉर्म्ड रिंग। ये जो 5 हमें कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें कौन सा कंपाउंड जो रिंग बनाएगा, आपको बताए C6H6 बेंजीन। ठीक है, तो C6H6 यहाँ पर आ जाएगा। डी, आइडेंटिफाई द अबव कंपाउंड इज ए मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पर आप देख लो इस फॉर्मूला में कौन फिट बैठता है, ये सेकंड वाला फिट बैठेगा, C3H8, बाकी कोई नहीं बैठेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की। पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, और जो कि डिवाइडेड है लाइक ये आपका, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला 2 मार्क का होगा, और ये नीचे वाला आपका 1 मार्क का होगा, या 1.5 मार्क के इनकी जो क्वेश्चन होते हैं, इनका मार्किंग स्कीम होती है इस तरीके से। नेम द एलिमेंट वूज कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मैनली प्रोडक्ट टेबल, व्हाई डिड मैनलीफ चूज दीज एलिमेंट। तो कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनके बेसिस पर जो मैनली प्रोडक्ट टेबल क्लासिफिकेशन होता। आप सभी को पता है कि जो मैनलीफ ने क्लासिफिकेशन किया था वो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग करा था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मैं आपको बताता हूँ ये एनसीईआरटी में से कहाँ से आया है। तो गाइस ये हम एनसीईआरटी पर आ चुके हैं, प्रोडक्ट टेबल वाली, और यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ। He select the hydrogen and oxygen as they are very reactive and form the compound with most element। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो ये पूरा कंप्लीट पैराग्राफ यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो आप यहाँ पर वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही यूज, एंड व्हाई डिड ही यूज हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टी लुक सिमिलर विद द अदर कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ द फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड हैड हेल्प द मैनलीफ इन डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल वही सेम चीज आपको लिखनी है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, ये इजीली काफी ज्यादा एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, तो वो ये एक रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अबाउट अ ट्रॉपिक लेवल, व्हाई आर द ऑटोट्रोप कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑल द फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल इज अ फूड चेन, सक्सेसिव फूड चेन, जिसमें क्या होता है आपका फर्स्ट लेवल होता है, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल, जिसमें पहला क्या होता है आपका ऑटोट्रोप्स होता है जो प्रोड्यूसर होते हैं, देन कंज्यूमर, देन डीकम्पोजर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वाई आर ऑटोट्रोप कंसिडर टू बी द फर्स्ट लेवल ऑफ द फूड चेन। अगर ऑटोट्रोप ही नहीं होंगे तो आगे की फूड चेन ही नहीं चलेगी, ऑटोट्रोप नहीं होंगे तो हर्बीवोरस भी नहीं होंगे, फिर कार्निवोरस भी नहीं होंगे, फिर डीकम्पोजर भी नहीं होंगे, तो इसलिए ये फर्स्ट लेवल रखा गया ट्रॉपिक लेवल में। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट द रीजन फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन नेचर। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल क्यों है नेचर में, क्योंकि आप सभी पता है कि 10% लोग फॉलो होता है। ठीक है, पहले जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, फिर वो आगे हर एक ट्रॉपिक लेवल पर 10% एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, और एक टाइम पर आकर जो है वो एनर्जी जो है वो
आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती है, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल होते हैं नेचर में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, इन द फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा बाय पोलिनेशन बट द फीमेल जर्म सेल आर प्रेजेंट इन द ओवरी, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी में से आपको ये कहाँ पर पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला डायग्राम मिल जाएगा। ये वाला डायग्राम आपको वहाँ पर बना देना और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल गई हैं। ये आपका पोलन ग्रेन, ये आपका स्टिग्मा है, ये मेल जर्म सेल यहाँ से ट्रांसफर होता है पोलन ट्यूब की थ्रू, और यहाँ पर ओवरी में जाकर ये फीमेल जर्म सेल के साथ मिक्स होकर ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी थी, ये डायग्राम आपको बनाना था। एनसीईआरटी का है, देख लो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ ले करो, डायग्राम्स पढ़ ले करो, एनसीईआरटी की एक्टिविटी पढ़ ले करो, काफ़ी ज़्यादा फायदामंद देने वाली है एनसीईआरटी। टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ओके, ये डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने हैं, बट इनकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो कार्बन का जो ठीक है एलोट्रोप होता है डायमंड, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, दे आर इंटरकनेक्टेड लाइक दिस। बट जो आपका ग्रेफाइट होता है उसका शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बीच में जो वंडरवाल फोर्स होती है दे आर मच मच वीकर एज कम्पेयर टू द डायमंड। तो ग्रेफाइट का कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर इस तरीके से लाइक, और फिर इस तरीके से ये वंडरवाल फोर्स होती है यहाँ पर इस तरीके, है ना। तो ये ग्रेफाइट का होता है, ये ऊपर वाला आपका डायमंड का होता है, इसीलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नॉट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़े करो अच्छे से। तो अगर ये वाला क्वेश्चन जिसने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी वो इसका आंसर बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख देगा। लूज फॉर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द C4+, मतलब कार्बन 4+ एंड कार्बन 4-। क्यों भाई, कार्बन जब वो ऐसे एनायन कैटायन क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। अब क्या होगा, अगर ये 4+ करेगा तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन रह गए 2 और प्रोटॉन रह गए आपके 6। तो प्रोटॉन आर 6, इलेक्ट्रॉन आर 2, that is carbon can't be able to share the electron because it require a large amount of energy। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें 4- की, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 4 हो गया तो 10 और प्रोटॉन हो गया तो यहाँ पर 6। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेती है कार्बन, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 10 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 प्रोटॉन पर हावी हो जाएंगे और होल्ड करने मुश्किल हो जाएंगे। यही एक रीजन है। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज द कार्बन ओवरकम द प्रॉब्लम टू फॉर्म द कंपाउंड, इट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग, इसने शेयर कर लिया कि जी मैं दे नहीं रहा हूं, मैं शेयर कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी कितनी ज्यादा वीडियोस में बता रखा है अपनी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए, अ स्टूडेंट वांट टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली, हाउ शुड दिस गैजेट बी कनेक्ट विद द मेन्स, जस्टिफाई योर आंसर गिविंग 3 रीजन। ये मेन से किस तरीके से कनेक्ट होने चाहिए, एज पर मी या एज पर द क्वेश्चन ये मेन्स होने चाहिए पैरेलली कनेक्ट, दे शुड बी पैरेलली कनेक्ट। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्यों भाई। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये आपका इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, तो EHEBEF इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहली बात, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो सब पे जो होगी वो वोल्टेज सेम जाएगी, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं आएगा किसी में भी, या किसी में कम करंट जा रहा है किसी ज्यादा करंट जा रहा है, ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला क्योंकि वोल्टेज विल बी द सेम। सेकंड बात है, अगर बल्ब खराब हो जाता है तो ये हीटर और हमारे फैन चलते रहेंगे, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, अगर एक चीज खराब होगी तो पूरा सर्किट आपका फेल हो जाएगा, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। वोल्टेज बढ़िया जा रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर करंट अच्छा फ्लो कर रहा होगा, करंट सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट बात क्या है कि अगर एक अप्लायंसेस खराब हुई तो दूसरी अप्लायंसेस जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं जाएगा। इतनी बातें समझ आई, और हर एक में हम इंडिविजुअली रीडिंग ले सकते हैं कि कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज फ्यूज एंड हाउ इट इज कनेक्टेड इन सर्किट। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक तरीके का
एक तरीके का प्रिवेंशन डिवाइस होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है जो ओवरलोडिंग से बचाता है। जैसे करंट अगर अप्लायंसेज में ज़्यादा जाने लगे तो वो ब्रेक कर देता है बीच में से और करंट वहाँ पर बंद हो जाता है, ओवरलोडिंग या जिससे हमारे अप्लायंसेज खराब हो जाते हैं। हाई करंट, हाई फ्लोइंग करंट को रोक देता है फ्यूज। ये कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में? ये सीरीज में कनेक्ट होता है, मेंस के साथ ही कनेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। द इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वाट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस। फाइंड, पहला क्या है, करंट ऑन फ्रॉम मेंस। ओके, करंट फाइंड आउट करना है। पावर कितनी दे रखी है हमें, ये बताओ, 1100 वाट, और वी हमें कितना दे रखा है, 220। करंट फाइंड करना, आई आपको पता है P इक्वल टू वी आई होता है। आई हो गया आपका P अपॉन वी, और P हो गया 1100 और नीचे हो गया 220। ठीक है, 5 एम्पियर आपका करंट फ्लो कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी, 5 आवर डेली चल रहा है और 6 दिन के लिए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमेशा ध्यान रखना है, ये यूनिट्स में निकालते हैं हम, किलो वाट आवर में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर क्या होता है, 1100, इसको हम किलोवाट में लेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। इतनी बातें समझ आई। टाइम कितना है हमारा, 5 आवर। तो ये कैंसिल, 1.1 इंटू 5 डेट इज 5.5 यूनिट, किलोवाट आवर में आ गया। और 6 दिन तक चल रही है। अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या है कि 5 रुपये पर यूनिट। 6 दिन तक चल रही है, एक दिन की 5.5 आई, 6 दिन के लिए क्या होगा, इंटू 6 कर दो, 6 5 33 और 5 33। ठीक है, ये आपका हो गया 33 यूनिट। अब 33 यूनिट आ रही है आपकी 6 दिन की। अब यहाँ पर, अब हम बिल निकाल रहे हैं, बताओ यहाँ पर। और एक एक यूनिट का प्राइस है 5, तो 3 का प्राइस कितना होगा, 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3, तो सॉरी 5 इंटू 33। ठीक है, 5 3 15, 165 रुपीज़ आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, और यहाँ पर आपका 33 यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं, सेट द फॉलोइंग सर्किट। ये आपका एक सर्किट है जिसमें आपके रेजिस्टेंस दे रखे हैं डिफरेंट टाइप, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में है। यहाँ पे आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये दोनों सीरीज में है, तो ये टोटल इनका बन के कितना हो गया, 10। ठीक है, ये 10 टोटल इनका बन के कितना हो गया, 5 5 10 और 5 20, तो आर आ गया आपका 20। डायरेक्ट मैंने निकाल दिया 20 ओम। आप इनको फॉर्मूला लगा लेना सीरीज और पैरेलल वाला। ठीक है, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, करंट बैटरी से ड्रॉ करा गया है। ओके, और करंट निकालना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है 20 और आर कितना 20, डेट इज 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 5 ओम रेसिस्टर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमें, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, आर कितना है 5 और आई कितना है 1, डेट इज द 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 5। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, अब बात करते हैं सेक्शन सी की तरफ, और ये आपके जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और 14 15 दोनों ही। ईच केस इज फॉलोइंग बाय 3 सब क्वेश्चन, जिसमें आपके 3 सब क्वेश्चन होंगे, और पार्ट ए एंड बी आपकी जो कंपलसरी है, और इंटरनल चॉइस भी गिवन है इसमें आपकी। 14 क्वेश्चन है ये, ए बी इज अ कोयल ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में से है। द एंड ऑफ द कोयल आर कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर एज शोन। व्हेन द नॉर्थ पोल a strong bar magnet is moved towards the B of the coil, a deflection is observed in the galvanometer। तो यहाँ पर आपको दिया रखा है ये डायग्राम, और ये आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये एक आपकी कोयल है, ये एक मैग्नेट है, और ये जो मैग्नेट है, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है कि अब मैग्नेट जो है वो कोयल की तरफ आ रही है। इस मैग्नेट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, और ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये करंट अगर प्रोड्यूस होता है, करंट हल्का सा भी वायर में होता है, तो ये एकदम से डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, माइनर करंट के चेंज में भी डिफ्लेक्शन शो कर देता है। पहला क्वेश्चन क्या है, या पहला पार्ट क्या है, स्टेट द रीजन ऑफ यूजिंग द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रीजन क्या है, गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज करा है हमने, एमीटर क्यों यूज नहीं करा भाई, एमीटर भी तो करंट बताता है, बट एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, बट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हल्का सा भी अगर करंट होगा, मतलब मिली एम्पियर भी करंट होगा, तो उसमें भी ये बता देगा कि यस करंट है, इस वाले सर्किट में करंट है, इसलिए गैल्वेनोमीटर यूज कर। इट इज यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। व्हाई डज इट्स निडल डिफ्लेक्ट मोमेंटली व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल। तो निडल में जब वो थोड़ा सा भी चेंज क्यों आया है,
क्योंकि ये मैग्नेट मूव हुई है, मैग्नेट के अराउंड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है, आगे गई है मैग्नेट, इसका मतलब मैग्नेट का चेंज आया है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, करंट तभी प्रोड्यूस होगा या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोयल अगर रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो करंट बन जाएगा, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आना चाहिए, या तो कोयल दूर जाए या मैग्नेट दूर जाए या मैग्नेट पास आए, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेट क्लोज आई है, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ है, इसी वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस हुआ है। बी पार्ट क्या है, वाट वुड बी ऑब्जर्व इन अ कैलकुलेटर इन अ सिचुएशन व्हेन द कोयल एंड बार मैग्नेट मूव इन द सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। कोई भी चेंज नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जो बार मैग्नेट है और जो कोयल है वो ऐसे अगर दोनों इस तरह मूव कर रही हैं, मतलब आपस में मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रही है, ठीक है। ये आपकी ये कोयल है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही है तो कोई भी करंट नहीं होगा। अगर ये दोनों जो है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तभी वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपस में आएगा। अब वो मैग्नेट दूर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो कोयल है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, बट जब वो ये आपस में आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तभी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड या तभी वहां पर जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और चेंज इन करंट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो जस्टिफाई योर आंसर, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द एक्टिविटी, विल देयर इन एनी चेंज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन in the galvanometer if the number of turn the coil increase and the more strong magnet is moved toward the coil। बिल्कुल, अगर नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज होंगे या एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी तो उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होंगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उतना ही अच्छा वहाँ पर चेंज इन फील्ड होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा वहाँ पर चेंज इन करंट या करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, विल देयर एनी चेंज द मोमेंटरी डिफरेंस, यस देयर विल बी अ चेंज इफ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोयल इंक्रीज, बिल्कुल नंबर ऑफ टर्न कोयल इंक्रीज हो जाएंगे या मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कोयल के पास लाई जाएगी। ओवरऑल वाला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, अगर स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट स्टेशनरी हेल्ड रखी गई है, स्टेशनरी रखी गई है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट स्टेशनरी रखी गई है तो वहां पर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ठीक है। आपस में ये कोयल है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है या ये आपकी बार मैग्नेट है, तो जब तक इनमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, जब तक इनमें जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय different factors in various species. Some animals rely entirely on the environmental clue, while in some other element, individuals can change their sex during their lifetime, indicating that sex of some species is not generally determined. However, in human being, the sex individual is largely determined genetically. ओके तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट वे द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई डिफरेंट इन साइज, नेम द मिसमैच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। तो मिसमैच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कौन सा, एक्स वाई, बिकॉज यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम जो होता है उसका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू द एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग, तो एक्स वाई और एक्स एक्स, इन विच वन ऑफ द पेरेंट मेल फीमेल परफेक्ट पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, ठीक है। तो देर इज ए 22 क्रोमोसोम, टोटल 23 होते हैं, बट 22 प्लस यहाँ पर ये वाला जो क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम, ये ही डिटरमाइन करता है वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं सी की, citing two example justify statement sex of the individual is not always determined genetically। तो कभी कभी एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है, जनरली रेप्टाइल्स वगैरह में ये चीजें देखने को मिलती है, स्नेल वगैरह या लिजार्ड वगैरह में, तो वो एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है। ड्रा द फ्लो चार्ट टू शो द सेक्स डिटरमाइन जेनेटिकली इन ह्यूमन बीइंग। गाइस तो ये गाइस आपका एनसीईआरटी में है, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर ये पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट है यहाँ पर आपका, ये आप बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आप लिख सकते हैं। टर्म 2 का पेपर, और आई होप आपको ये पेपर
मैंने पूरा कंप्लीट एनालाइज और सोल्यूशन कराया हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए पर कमेंट करना, और साइंस और मैथ से रिलेटेड स्ट्रेटजी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जल्द आपसे मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।